नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आदिवासी भील समाज की बेटी है। नाम है आदिवासी भगवती भील। आदिवासी भगवती भील ही नाम क्यों पड़ा, उसने ऐसा चयन क्यों किया, ये बातचीत में आपको बताएंगे। जिस तरह से आदिवासी भगवती भील आज अपने घर आंगन और दहलीज से बाहर निकलकर आदिवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रही है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो कमर कस चुकी है और अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। लाखों की संख्या में उसके फॉलोअर्स भी हैं। हर धर्म के सम्मान करती है, लेकिन आदिवासियत को बचाने के लिए भी वो उतने ही तत्पर है, उतने ही सजग है। अपनी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से समाज के सामने रखती है, समाज को पूरी तरह से जागरूक करना चाहती है कि अपनी धरोहर को किस तरह से संजोए, कैसे अपने आप को आदिवासी कहने में फक्र महसूस करे, कैसे अपनी लड़ाई को, अपने उलगुलान को आगे बढ़ाए। साधारण कदकाठी की है आदिवासी भगवती भील, लेकिन इसके इरादे काफी मजबूत हैं। इसके जज्बे को लोग सलाम करते हैं, इसके काम को लोग सराहते हैं। पिछले दिनों ये झारखंड पधारी और झारखंड किस लिए आई, किसके लिए आई, किससे आशीर्वाद लेना चाहती थी, कौन है इनकी प्रेरणा जो इनके आगे की मुहिम में साथ देगा और उनके आशीर्वाद को लेकर उस मुहिम को, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे। आदिवासी भील की ये बेटी जो अपनी ही तकदीर की लकीर खींचते जा रही है और वो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रही है, तमाम चुनौतियों को डटकर सामना कर रही है और उनका जवाब भी अपने ही तेवर में, अपने ही कलेवर में दे रही है। आइए मिलते हैं आदिवासी भगवती भील से और उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, उनकी वो मिशन को समझेंगे कि वो क्या सोचती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या विवाह के बंधन में भी बंधेंगी, क्या उसके बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आइए सुनते हैं आदिवासी भगवती भील की विचारों को, उनके उन सवाल के जवाबों को। आ गई आदिवासी भगवती भील आ गई। आदिवासी हमारा धर्म है, जोहार हमारा अभिवादन है, प्रकृति हमारी पूजा है, तीर कमान हमारी पहचान है, जंगल हमारी जान है, हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। जल जंगल की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी पहचान आदिवासी भगवती भील है। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, राष्ट्र धर्म का मरते दम तक निर्वहन करेंगे। आदिवासी भगवती भील जी, आपका ट्राइबल इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आदिवासी भगवती भील ये नाम कैसे? जैसा हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में ऐसा हुआ कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कि जो ट्राइबल्स हैं, जो भील आदिवासी समुदाय हैं, वो अपने आप को भील रूप में स्वीकार करना छोड़ चुका था। कई लोग अपना शॉर्ट नाम बताते थे, जो भील के अंदर जो कास्ट है उसको बता देते थे। भील पूरा ऐसा नाम लेते ही नहीं थे। जैसे हम राणा पुंजा भील के वंशज है तो राणा पुंजा भील भील ऐसा आता है, लेकिन वो भीलों के अंदर भी सोलंकी हैं तो कई लोग उन्हें पुंजा सोलंकी जी भी कहते हैं। तो ऐसा था कि अस्तित्व पे जब बात आई, जब पढ़ाई कर रहे थे तो देखा कि हम भील हैं तो क्यों ना भील नाम को ही अपनी आइडेंटिटी बनाई जाए। तो आदिवासी भगवती भील नाम से सभी प्रकार के सोशल अकाउंट्स बनाए और फिर इसी नाम को सभी लोग जानने लग गए
और यही पहचान बन गई अब। मतलब उस पहचान को जो धीरे-धीरे मिटने जा रहा था, उसको सहेजने के लिए, उसको बचाने के लिए आपने ये कदम बढ़ाया। जी। तो जो पूरे देश भर के आदिवासी हैं, जो जनजातीय हैं, उनकी अलग-अलग समस्याएँ हैं और अलग-अलग राज्यों में अपनी विभिन्न-विभिन्न प्रकार की जो है कि उनकी अपनी धार्मिक जो पहचान है या कह लीजिए कि उनके अपने रीति-रिवाज हैं। तो किस तरह से पूरे देश के आदिवासियों के बीच में सामंजस्य बैठाना चाहती हैं? कैसे उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहती हैं? अ, मैं जितना देश के आदिवासी क्षेत्रों में गई हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी अनुभव है कि जो वास्तविक आदिवासी कम्युनिटी है उनमें बहुत ज़्यादा संस्कृति में भिन्नता नहीं है, उनमें बहुत कुछ समानताएं हैं और वो समानताएं साबित करती हैं कि पूरे देश के आदिवासी एक हैं। अब उन सबको जोड़े रखने के लिए ये हो सकता है कि आज़ादी के बाद जिस ट्राइबल कोड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दिया उसको वापस लागू कर दिया जाए, ताकि पूरे देश का आदिवासी जो आज अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है वो एक टाइम पे एक अस्तित्व के लिए लड़े, आदिवासियत के अस्तित्व के लिए लड़े। तो एक कोड होना चाहिए, जनगणना कॉलम होना चाहिए, ताकि झारखंड का आदिवासी हो, उड़ीसा का हो, असम का हो या राजस्थान का, तेलंगाना का, वो सब एक कहलाएं और एक सूची हो कि हाँ ये आदिवासी हैं जो जनगणना कॉलम में इस पायदान पे आते हैं। ऐसा मैं चाहती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी कोड होनी चाहिए या सरना धर्म कोड होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा कॉमन कोड जो पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए हो? ऐसे देखा जाए तो संस्कृति पूरे देश के सभी आदिवासी समुदाय की एक ही है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जब संस्कृति को धीरे से समझा जाए तो हम ये देखते हैं कि उनमें बहुत सी समानताएं हैं, भिन्नताएं कम है, समानताएं ज़्यादा है। भले ही झारखंड के आदिवासी समुदाय सरना कोड मांगे या हमारे यहाँ के साइड के लोग आदिवासी धर्म कोड मांगे या जनगणना कॉलम मांगे या गोंडी कोड मांगे, कुछ भी मांगे, संस्कृति समान है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हम आदिवासी कोड की मांग को बड़े रूप से करें या सरना भी मिले, जो भी केवल आदिवासियत को संजोने वाली या इस प्रकृति को बचाने वाली जो कौम है वो कौम उस कोड में शामिल हो, ताकि सभी की गिनती एक साथ की जा सके, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आदिवासी शब्द का उपयोग जब हम करते हैं तो पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। बकाए जैसे हम भील प्रदेश से आते हैं, भील आदिवासी समुदाय से आते हैं, हम भी भीली कोड की मांग कर सकते हैं, लेकिन जब केवल भीली कोड की मांग करते हैं तो उसमें केवल भीलों को गिना जाएगा। गोंडी कोड की मांग करें तो केवल गोंडों को गिना जाएगा। सरना कोड की मांग करें तो उड़ीसा, झारखंड और बिहार के जो आदिवासी समुदाय जो सरना संस्कृति को मानते हैं उन्हें गिना जाएगा। लेकिन जब हम आदिवासी कोड की मांग करें तो पूरे देश के आदिवासियों को गिना जाएगा। तो ये कोड होना चाहिए, आदिवासी जनगणना कॉलम होना चाहिए। आप एक लड़की हैं और इतनी बड़ी मुहिम पर चल पड़ी हैं, विभिन्न राज्यों में जाती हैं और अपना ही एक तेवर होता है, आपका अपनी ही एक लड़ाई होती है और उस बात पे अड़ी भी रहती हैं, तो कभी-कभी परेशानियां भी होती होंगी, चुनौतियां भी तो सामने आती होंगी। शुरू में चुनौतियां आई थी और चुनौतियों को धीरे धीरे समझा। जब अचानक चुनौती आ जाती थी तो थोड़ा परेशान भी हो जाते थे, पर फिर थोड़ा लंबा सोचते थे और लगता था ये कोई चुनौती नहीं है, ये तो सब ज़िंदगी में पैदा हुए हैं और जब सफ़र करना है, संघर्ष करना है तो चुनौतियाँ आएगी, उनसे लड़ना है। और चुनौतियाँ कुछ नहीं है, बस जब हम सच के लिए डटे रहते हैं, जब हम तार्किक आधार पर बहस करते हैं, तो वो लोग जो किसी न किसी के अंधभक्त होते हैं उन्हें हमारा सच बर्दाश्त नहीं होता है और ट्रोल करते हैं। तो ट्रोल तो जीवन में होता रहता है, तो उन्हें मैं चुनौतियाँ नहीं समझती। उसके अलावा कोई चुनौतियाँ नहीं आ रही है, ज़िंदगी साधारण चल रही है और ये कहीं बीच में नहीं आता है कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे इससे नहीं जाना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक बार तो कम से कम पूरे देश के आदिवासी समुदाय के बीच में जा सकूं। जैसे झारखंड मेरा पहली बार आना हुआ तो यहाँ के आदिवासियों को समझ सकूं, ताकि यहाँ आने के बाद ही तो मुझे ये पता चला है कि जो झारखंडी संस्कृति है उसमें और हमारी भीली संस्कृति में काफ़ी समानताएं हैं। और गोंडी संस्कृति के काफ़ी लोगों से काफ़ी स्थानों पे जाना हुआ, उन्हें भी देखकर लगा कि उनमें भी काफ़ी समानताएं हैं। तो गोंड, झारखंडी आदिवासी और भीलो, ये सब एक बड़े आदिवासी समुदाय हैं जिनमें अगर समानताएं हैं तो इसके बाद की जो अन्य
जो कम जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी कौम है, उनमें भी कुछ ना कुछ समानताएं ज़रूर होगी। और इसी लक्ष्य के लिए कि मैं पूरे देश के जो आदिवासी कौम की जातियां हैं उनकी संस्कृति को समझ सकूं, इसलिए मैं अलग अलग राज्यों में जब जब समय मिलता है जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और लास्ट में हमें यही करना है कि हम समानताओं को पदचिह्न कर सके और बता सके कि हम सब एक हैं, एक होने का समय आ गया है और एक ही रहना होगा। आधुनिकता की दौर में विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, रोज विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन जो प्रकृति पूजक हैं, जो आदिवासी हैं, जो कुदरत की बहुत ही खूबसूरत देन है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी जो हैं कि खतरे के निशान पर है, उनकी अपनी परंपरा, उनकी संस्कृति जो है कहीं ना कहीं खतरे पर है, कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर है? हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय आज के इस आधुनिकता के दौर पे संकट की स्थिति में है, खतरे की स्थिति में है, लेकिन विलुप्त नहीं होगा। जो आदिवासी समुदाय सदियों से यानी वर्षों की गिनती नहीं की जा सकती, उस समय से इस धरती पे अस्तित्व कायम किए हुए हैं। और रही बात भारत देश में, तो भारत देश में कई राजवंशों का शासन रहा। मुग़ल आए, अंग्रेज आए, सिकंदर आए और सब कुछ आए और चले गए, आदिवासी अपने स्थान पे बने रहे। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि नए दौर में बाहर के लोगों ने खुद को सभ्य कहना शुरू किया और आदिवासी समुदाय को असभ्य कहना शुरू किया, जहाँ आकर आदिवासी थोड़ा सा पिछड़ा और वो एक दौड़ में लगा कि नहीं, हमें बाहर की दुनिया जैसा होना है। वहाँ पर आके अपने आप को बदलना शुरू किया और वो इतना बदल रहा है, इतना ही बदल रहा है कि अब कई जगह समानताएं खत्म होती जा रही है। बाहर के लोगों में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हाँ, जैसे एक समय पहले पता चल जाता था कि हाँ, ये आदिवासी हैं, ये जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये संस्कृति के संरक्षक हैं, ये प्रकृति पूजक है। लेकिन अब जब हम शहरों में जाते हैं तो शहरों में सडनली किसी की शक्ल देख के नहीं पहचाना जा सकता है कि ये किस कौम से हैं, किस ने। तो संकट में हम बिल्कुल भी नहीं है, हमारा अस्तित्व भी खतरे में बिल्कुल नहीं है। हमें बस ये करना है कि इस आधुनिकता के दौर में हम खुद को जितना बदले, इसमें थोड़ा थोड़ा अपने परंपराओं को भी लेके चले, अपने पूर्वजों की सीख को लेके चले, ताकि हमारा अस्तित्व जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हम अपने वंश को दे पाए। आपका मिशन क्या है, मतलब आप चाहती क्या है? मेरा मिशन क्या है, ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा। मेरा मिशन ये है कि एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए इंसानों की, इंसानियत की, नेचर की, हमारे पेड़ पौधों की, संस्कृति की। और आदिवासियत का संरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आदिवासियत संरक्षित रहेगी तभी कुदरत रहेगी। हम देखते हैं कि अभी निरंतर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अभी पूरे देश में हर क्षेत्र में मार्च, अप्रैल, इवन जनवरी, फरवरी, हर समय बारिश हो रही है। हम सोचते हैं कि कुदरत ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि हमारी हरकतें हर दिन ऐसी होती है जिससे पृथ्वी गर्म हो, और जब गर्म होती है तो आर्द्रता कहीं से निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ आती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, तो बारिश होना स्वाभाविक है। हम तापमान को कम करने जैसा कोई उपाय नहीं कर रहे। तो अंतिम लक्ष्य मेरा ये है कि सभी लोग पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ में ये सोचें कि हम जहाँ रह रहे हैं और जो कुदरत ने हमें इतनी सुंदर जगह दी है रहने लायक, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सब कुछ शुद्ध, क्या ये हमारे वंशों के लिए बच पाएगा? तो हमें नेचर को बचाना है। नेचर को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और नेचर तभी बचेगा जब आदिवासियत बचेगी। इसका एक ही एग्जाम्पल मैं ये दे सकती हूँ कि घर में जब मकई का पौधा होता है ना, यहाँ शायद मकई नहीं होगा, लेकिन जैसे हाँ, महुआ का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, क्योंकि महुआ पूरे देश में है। पूरे देश के सभी आदिवासियों के लिए महुआ एक कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं वो है। तो महुआ का जो पेड़ हैं वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। महुआ के पत्तों को आदिवासी अक्सर अपने घरों में बकरी पालन करते हैं, तो महुआ के पत्ते बकरियों के लिए भोजन हो जाते हैं। प्लस महुआ के फूलों को हम खाते हैं, उनके फूलों का बहुत सारे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। जब महुए सूख जाते हैं तो उनका रसपान होता है। महुआ का रसपान अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू मेडिकल, किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू को नहीं करता है अगर उसे एक सीमा में लिया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें। और महुए के जो बीज होते हैं
उसका जो तेल है, ऐसा कहा जाता है कि वो तेल घी से भी ज़्यादा मायने रखता है। अगर हमारी संस्कृति बचेगी तो हम मार्केट के उन उत्पादों पे निर्भर नहीं रहेंगे जो मिलावट की देन है, हम हमारे नेचर पर निर्भर रहेंगे। और ये संस्कृति आने वाली पीढ़ी न सिर्फ आदिवासियों की पीढ़ी बल्कि गैर आदिवासियों की भी पीढ़ी समझेगी। प्रकृति सबके लिए समान मायने रखती है, चाहे आप आदिवासी हो या नहीं हो। हवा आपको भी चाहिए, हवा आदिवासियों को भी चाहिए। तो ऐसे में नेचर बचना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम करें, हमारी हर हरकत, अगर आज एक दिन में हम 10 प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले 9 करें, फिर 8 करें, फिर 7 करें। ऐसे धीरे धीरे करते करते कोशिश करें कि हमें बेवजह प्लास्टिक का उपयोग ना करना पड़े। झारखंड किस लिए आना हुआ? झारखंड आने का विशेष उद्देश्य ये था कि मैं आदिवासी समुदाय के लिए काम अपने स्तर पे अपनी छोटी उम्र में शुरू किया, लेकिन अभी मैं जिस उम्र में हूँ उसमें आगे जारी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ऐसा बहुत सारे अनगिनत दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहे थे। तो वो कन्फ्यूज़न बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर जाकर थोड़ी देर बैठकर अपने आप को शांत कर सोचना चाह रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम आदिवासियों के सबसे बड़े जननायक, सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े महापुरुष, हमारे पास आज की तारीख में संविधान में कई सारे अधिकार बिरसा मुंडा की देन है। उस समय जब देश में कोई हलचल नहीं हो रही थी गुलामी की, उस समय उन्होंने आज़ादी के बिगुल बजाए थे। तो ऐसे महापुरुष के दरबार पे बैठना और अपने आप को शांत करना मेरे लिए एक विकल्प नहीं था, ये अंतिम विकल्प था कि यहाँ बैठ के मैं अपने आप से सवाल करूं। और सवाल यही है कि मुझे जो भी करना है इस नेचर के लिए करना है, आदिवासियत को बचाने से संबंधित करना है, इंसानियत को बचाने से संबंधित करना है। और मैं यहाँ आई और मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं बैठी, उनके वंश जो हैं वो सुखराम दादा से मिली और ये निश्चय भी कर चुकी हूँ मैं कि मैं अपना जो मिशन है, जिस तरीके से अभी तक मैं काम कर रही थी अकेले, बिना किसी संगठन के, बिना किसी विचारधारा के, निजी रूप से मुझसे जो हो पा रहा था उसे मैं आगे जारी रखूंगी, ताकि किसी न किसी प्रकार का समाज को लाभ हो। पेड़ पौधे लोग लगाएं और महिलाएं, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करें, और बहुत ज़्यादा लोग जो आगे आधुनिकता में चले गए वो थोड़ा एक कदम पीछे करें परंपरा को बचाने के लिए। तो ये जो आप कर रही हैं अकेले अपने खुद के दम पे कर रही हैं, जहाँ भी आ रही हैं, जा रही हैं, जहाँ भी शिरकत करती हैं, वो पूरी तरह से मतलब कि बिना स्वार्थ का है और आप चाहती हैं कि समाज को आगे बढ़ाएं, उसकी जो भी संस्कृति है, परंपरा है, उसको सहेजें। तो क्या आप आगे चल के कभी ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधित्व का भी किरदार निभाएंगी कहीं पे, अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है कि नहीं चलो चुनाव लड़ते हैं और यही एक जगह है कि विधानसभा और संसद में भी आवाज़ उठाऊं और एक संवैधानिक तरह से लड़ाई लड़ सकूं और वो थोड़ा सा पावर जिसको कहते हैं वो मिल जाएगा, ताकि सही सही जगह पर बातों को भी रख सकूं? ये आपने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब अभी देना सही होगा या नहीं होगा नहीं पता। लेकिन जनप्रतिनिधि का अर्थ ये होता है कि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहीं पर, तो आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करने का या कहीं कहीं जगह जाकर अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का मौका तो मिला है। लेकिन विधानसभा जाकर या लोकसभा जाकर अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना, अपने कौम को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा विकल्प होगा। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आगे हमारा राजनीतिक जीवन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा बिरसा मुंडा का आशीर्वाद रहा और हम किसी चुनावी लाइन में जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे हमारे पास पद हो, पावर हो, लेकिन जो काम हम अभी कर रहे हैं वो उस समय भी जारी रखें, उस समय भी हम इसी तरीके से साधारण रहे, उस समय भी हम इसी तरीके से आदिवासी समुदाय के बीच जाएं, उन्हें समझें, उनकी समस्याओं को जानें और अपना मिशन जारी रखें। आप भील समुदाय से हैं। जी, भील समुदाय की आप बेटी हैं और इस तरह से एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपको चोट पहुंचाती हैं, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कुछ ऐसी बातें भी समाज से सुनने को पड़ती हैं, तीखी और कड़वी। हाँ, कई सारी बातें ऐसी है, जैसे सरकारों का अपराधियों के बीच भेदभाव करना, जातिगत,
सरकारों का किसी पीड़ित परिवार को न्याय देते टाइम भेदभाव करना, और यहाँ तक कि देश इतना आज़ाद हो चुका है, इतना शिक्षित हो चुका है, उस समय भी कहीं पर भी अचानक से किसी लड़की के 10, 20, 35, 25 टुकड़े मिलना, ये चीज़ें बहुत दुखी करती है, बहुत ज़्यादा दुखी करती है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कई लोग प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मैं सामाजिकता को ज़िम्मेदार ठहराती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में सामाजिकता इतनी क्षीण हो रही है कि अपराध करने वाले को लोग देखते रहते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, और उस ना कोशिश में किसी की जान चली जाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब मैं देखती हूँ कि गरीब बिल्कुल गरीब होता जा रहा है और अमीर होता ही जा रहा है। कोई ऐसे बड़े उपाय नहीं हो रहे हैं कि गरीब आत्मनिर्भर हो सकें, तो चिंतित हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो बेटियों को सुरक्षा मिले, बेटियां खुद सशक्त हों, इसके लिए भी कुछ मुहिम छेड़ेंगी? कहीं जाती हैं तो इस तरह से बताती हैं कि बेटियां डरे नहीं, लड़े? मैं जब कहीं जाती हूँ या मेरी अगर महिलाओं से बात होती है या मेरे गांव की महिलाओं से या लड़कियों से बात होती है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पहली बात, आपकी आंखों में इस तरीके का कोई डर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला, चाहे पुरुष आपकी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो या आपके लिए कैसा भी हो, वो आपको गलत नज़र से देख पाए। और अगर गलत नज़र से देख पा रहे हैं, आप अपनी नज़रें इतनी मजबूत कर लीजिए कि सामने वाले की गलत नज़रें आप पहचान पाएँ, और ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें। क्योंकि अगर आप नज़रें पहचान पाने के बाद भी उनसे संपर्क में रहते हैं, तो आपके साथ निश्चित ही गलत होने की संभावना रहती है। रही बात महिलाओं के सशक्त होने की, तो ये कोई शिक्षा आपको महिला सशक्त नहीं कर सकती। हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा। अगर बेटे को वो बहुत प्यार कर रहे हैं और वो ये बेटे के लिए कोई बाउंडेशन नहीं दे रहे हैं, वैसे ही आपको बेटी को भी रखना पड़ेगा। आप अगर बेटी को कह रहे हैं कि शाम को 7 बजे घर पे आ जाना, सेम चीज़ आपको बेटे को भी कहनी पड़ेगी। क्या भरोसा, आप जिस बेटे पे बहुत भरोसा कर रहे हैं वो 7 बजे बाद किसी बेटी के साथ गलत कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी भी बेटी को, हमारे जो खुद के बच्चे हैं, ये नहीं सिखाना है कि तुम बेटे हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें नहीं रोना है। ऐसा भी सिखाने वाला भेदभाव हमारे बीच नहीं होना चाहिए। अगर बेटा गलत करे, उसे भी कहो कि तुम्हारी वजह से घर की इज्जत ख़राब होगी। बेटी गलत करे तो उसे भी कहो कि तुम्हारी वजह से घर की इज्जत ख़राब होगी। बेटी को तो कहना है लेकिन बेटे को नहीं कहना, ये भेदभाव। और अगर एक बेटा अपराध करता है तो सबसे पहले उसकी माँ बचाती है। इसकी वजह से ही कई बार अन्याय होता है, क्योंकि बेटों को लगता है हमारा परिवार हमारा साथ दे देगा। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें सामाजिकता की तरफ पुनः ध्यान देना है। हर माँ बाप अगर अपने बेटे बेटी के साथ भेदभाव करना बंद कर दे, तो ये सब चीज़ें जो होगी, महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने घर से कोशिश करेगा। झारखंड आए, धरती आबा का आपने दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब इसके क्षेत्र के आसपास की लोकेशन देख रही हूँ, जब से मैं रांची आई हूँ परसों शाम से, तो मैंने ये नोटिस किया कि बारिश तो हालांकि इस साल हर समय हो ही रही है, लेकिन ये नोटिस किया कि ये बहुत ही हरा भरा है। अप्रैल महीने में इतनी गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र का इतना हरा भरा होना मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। और यहाँ तो बहुत ही प्रकार के महुए हैं, बहुत बड़े बड़े वाड़ी जिसको बोलते हैं, बांस जिसको बोलते हैं, और एक पेड़ जो हम जस्ट जिसकी छांव में बैठे हैं, वो भी आम और कटहल जो था, दोनों को एक साथ, हमारे यहाँ कलम करना उसे कहते हैं, वो करके 2 पेड़ एक साथ खड़े हुए हैं। और इतनी ठंडक यहाँ पे है कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ गए ना, तो ये आपको 10 एसी के बराबर ठंडक दे सकती है। तो बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ के आसपास के लोग और यहाँ पर उपस्थित महुए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे महुआ, यहाँ देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, वास्तव में आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है वो महुआ ही है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। झारखंड के लोगों के लिए, खास करके आदिवासी समाज के लिए क्या कहना चाहेगी? झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पर ये जितना मैंने पढ़ा है, झारखंड
पेड़ पौधों के मामले में बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ हैं। पेड़ पौधों का अनुपात यानी वनों का अनुपात जो कह सकते हैं वो झारखंड में देश की तुलना में ज़्यादा है। और यहाँ के लोगों को तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप अभी तक आज़ादी के 75 साल बाद तक और इतने विकास की प्रक्रियाओं के बाद भी अपनी आदिवासियत को, अपनी कुदरत को, अपनी कुदरत की सुंदरता को बचाए हुए रखें, ऐसे ही आप आगे भी रखें। और आपको देखकर यानी इस वीडियो के थ्रू जितने भी लोग देखते हैं उन्हें मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आपके यहाँ जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा पेड़ों को बचाने की कोशिश करें। आप नया पेड़ नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन पुराना मत काटिए। आपकी इतनी कोशिश भी इस कुदरत को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी होगी। झारखंड से जाएंगी तो किस यादों को लेकर जाएंगी? सबसे बड़ी याद तो यही होगी कि हम बिरसा मुंडा जी के घर पे पहुँचे, उनके बेटों के बेटों से मिले। और यहाँ की आबो हवा बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि लोगों को प्रेरित कर सके कि वो घर में जितने लोग हैं कम से कम इतने पेड़ लगाएं, ताकि ये प्रकृति पहले की तरह सुंदर हो सके। और लोग अभी भी कहें, जैसे यहाँ के जंगलों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए ये कहना बहुत ही सही है कि हाँ, आदिवासी प्रकृति पूजक है, हाँ, आदिवासी प्रकृति के छांव में रहता है। लेकिन ये कथन अभी देश के सब आदिवासियों के लिए फिट नहीं बैठता है, क्योंकि कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में जंगल अब खत्म हो चुके हैं विकास की दौर में। तो पुनः हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। आप जिस लड़ाई को, जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से काम कर रही हैं अब तक, क्या आपको लग रहा है कि सही कर रही हैं, संतुष्ट हैं आप? इसका पूरा जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट थी मैंने यूपीएससी करने का सपना देखा था, आईएएस करने का सपना देखा था। पढ़ाई अच्छे से चल भी रही थी। 19 में मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन सीसेट का पेपर मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसकी वजह से वो एग्ज़ाम रह गया। अगले साल फिर हम एग्ज़ाम देते, पढ़ाई जारी रखते, लेकिन कोविड आ गया। उस चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। और फिर हम जब गांव रहे तो फिर गांव ही रहना शुरू हुआ। और गाँव की इतनी सारी समस्याओं को कोविड के दौरान करीब से देखा कि पुनः फिर यूपीएससी करने का मन नहीं किया, या किसी भी प्रकार की नौकरी लगने का इरादा करने का मन नहीं किया। मैं केवल और केवल अब ये करती हूँ कि हाँ, पढ़ाई करो, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुदरत को लाभ हो, कुछ ऐसा करते हैं जिससे महिलाएं वास्तव में जागरूक हो। सशक्त होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मजबूत हैं, आपके साथ कोई पुरुष कुछ कर रहा है तो आप उसे डरा सके, धमका सके या उसको मार पीट सके। सशक्त होने का मतलब ये है कि आप किसी और पे निर्भर ना हो। आपके सुबह उठने से लगा करके रात के काम तक आपको कभी किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। ऐसी जागरूकता आने के लिए महिलाओं का पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ऐसी चीज़ें। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये मिशन चालू रहना चाहिए, और ये करने के लिए मुझे किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से कर सकती हूँ, बिना जॉब के भी जन जागरण कर सकती हूँ। नाम पे ही भगवती है, भगवती माने दुर्गा, काली। अपने आप में एक शक्ति की मतलब की मिसाल है, शक्ति की स्वरूप है वो, लोग उनको पूजते हैं। तो वो शक्ति जो है आपको कहाँ से मिलती है? ये जो लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ी हैं घर से, अकेली लड़की हैं आप, हाँ, पूरे देश में जहाँ तहाँ घूमते रहती हैं, एक मिशन पे चल पड़ी हैं, ये तमाम शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं आपको? ये सभी सबसे पहले तो कुदरत की ही देन है। दूसरा, ये थोड़ा आनुवांशिक भी है। परिवार में पिताजी का आशीर्वाद हमेशा ऐसा रहा है कि उन्होंने कभी लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया। दादाजी का भी ऐसा आशीर्वाद रहा, नाना जी का भी रहा। सभी ने कभी भी परिवार में लड़के और लड़कियों से संबंधित भेदभाव नहीं किया। किसी काम को इसलिए डिवाइड नहीं किया कि ये तो सिर्फ लड़के करेंगे या ये सिर्फ लड़कियां करेगी। तो शुरू से बोल्डनेस जो थी, जो फ्रैंकनेस थी, जो ये काम करने का था, ये सब परिवार की ही देन है। सभी परिवार में फ्रैंक है। फ्रैंक इन द सेंस कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी भी प्रकार का। तो उस चीज़ ने पूरी तरह से मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि अब कोई एकदम से कहता है ना बार बार कि तुम लड़की हो या तुम अकेली लड़की हो, तो ये सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद है, मेरे पास मेरे माँ बाप के संस्कार है, मेरे पास टंट्या भील, पुंजा भील, कालीबाई भील, इन सब के
खून का सम्मिश्रण है, हम उनके वंशज हैं, तो फिर कमज़ोर भी नहीं हूँ, अकेली भी नहीं हूँ, और जो भी हैं कुदरत हैं, तो मजबूत हूँ। एक आखिरी सवाल थोड़ा पर्सनल होगा। हाँ। लोग जो आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप शादी करेंगी? और अगर शादी करेंगी तो जिस मुहिम, जिस मिशन के लिए लड़ रही हैं, वो थम जाएगा, रुक जाएगा? शादी तो करेंगे शादी करेंगे, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं करना चाह रहे हैं जो शादी करने के बाद हमें हमारे मिशन पे चलने के लिए रोके। हम ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे जो हमें पूरी तरह से समझे, हम जैसे हैं हमें स्वीकार करे। हाँ, अगर कुछ बदलाव सामने वाला चाहें तो हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूरी तरह से बदलने को कहा जाए तो हम कतई नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारे लिए मिशन ज़रूरी है, हमारे लिए हमारे माँ बाप के संस्कार ज़रूरी है। जिन माँ बाप ने हमें किसी काम के लिए तुम लड़की हो ये नहीं करना चाहिए नहीं कहा, वही चीज़ हम अपने जीवन साथी से भी सुनना चाहेंगे कि वो ये ना कहे कि तुम्हें ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, हो सके तो वो साथ आ जाए, लेकिन जाने के लिए मना ना करे। ऐसा हो तो हम शादी ज़रूर करेंगे, और कोशिश है कि ये 23 चल रहा है, 24 तक हम शादी कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ट्राइबल इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद, जोहार।